हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस पराक्रम सीरीज़ अगेन। सो आज की इस सेशन में फिर से हम लोग बात करने वाले हैं रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, जहां पे हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है वो इस कंपोनेंट को कवर कर रहे हैं। सो आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के पार्ट नंबर 3 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। Which of the following are the officially valid documents for opening a bank account? Your statements are passport, Aadhaar card, job card under Manrega. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 itself. So what should be the right answer for this question? जब भी बैंक अकाउंट को ओपन अप किया जाता है बैंक के अंदर, तो कौन कौन से ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, जिनको हम लोग ओवीडी भी बोल देते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं? सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? लेट अस चेक आउट। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर मॉड्यूल बी से फ्रेम किया गया है। सो अब हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको भी समझ लेते हैं। सो रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, डिमांड डिपॉजिट्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे टाइम डिपॉजिट्स या फिर टर्म डिपॉजिट्स के बारे में। अब देखिए, ये जो टर्म डिपॉजिट्स हैं, दीज आर फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, नॉट ऑन डिमांड विड्रॉल इज अलाउड। मतलब जैसे सेविंग्स अकाउंट में जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने फंड को जो है वो एक्सेस कर पाते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट से, उस तरह की फैसिलिटी जो है वो टर्म या फिर टाइम डिपॉजिट के अंदर नहीं रहती है। इसके अलावा ओवर ड्यू डिपॉजिट नॉट विड्रॉन ऑन द मेच्योरिटी डेट। अगर ये टर्म डिपॉजिट को हम टाइम डिपॉजिट भी बोल देते हैं, क्योंकि एक फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जो है वो फंड को डिपॉजिट किया जाता है। तो अगर मेच्योरिटी डेट के ऊपर फंड्स को विड्रॉ ना किया जाए तो ओवर ड्यू डिपॉजिट उसको हम लोग बोल दे देंगे, और एन ओवर ड्यू डिपॉजिट इज अ डिमांड डिपॉजिट। अब मेच्योरिटी डेट के बाद वो जो टर्म डिपॉजिट है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ डिमांड डिपॉजिट इटसेल्फ। नेक्स्ट इज हाई यील्डिंग प्रोडक्ट। अब हम लोग जानते हैं कि एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कस्टमर्स अवेल कर सकते हैं टर्म डिपॉजिट के ऊपर, और जो इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट जो है वो मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर की जाती है। अब क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जो मंथली पेमेंट की जाती है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट की, उसमें क्या होता है कि जो इंटरेस्ट है दैट इज री इन्वेस्टेड विच अल्टीमेटली लीड्स टू द हायर यील्ड फॉर द कस्टमर। इसी तरह से रिकरिंग डिपॉजिट की अगर हम बात करें, सो फिक्स सम्स आर डिपॉजिटेड एवरी मंथ। क्योंकि अगर हम लोग जो है वो लमसम अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो हर महीने डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट बोल देंगे। इसके एडवांटेजेस क्या है कि हायर रेट ऑफ रिटर्न्स जो है वो एक सैलरीड क्लास के इंडिविजुअल्स के लिए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फ्लोटिंग रेट टर्म डिपॉजिट हम लोगों को एक टर्म देखने को मिलती है, जहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा टर्म डिपॉजिट के ऊपर दैट विल बी बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल बेंचमार्क। अभी एक्सटर्नल बेंचमार्क रेपो रेट हो सकता है या फिर कोई और भी बेंचमार्क हो सकता है, जिसके बढ़ने या घटने के हिसाब से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वेरी करेगा। मूविंग अहेड, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन डिपॉजिट स्कीम्स के बारे में। सो देखिए, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट इन्हीं का कॉम्बिनेशन रहता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉम्बिनेशन डिपॉजिट स्कीम। क्या इसका एम रहता है कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना और उसके कंफर्ट को मैक्सिमाइज कर पाना, सो दैट उस कस्टमर को एक चॉइस देना कि ही कैन पुट सेपरेट अमाउंट एट हिज विल एंड प्लेजर इन एनी ऑफ द डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, सो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉम्बिनेशन डिपॉजिट स्कीम। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? फ्लेक्सी डिपॉजिट, मल्टीपल डिपॉजिट या फिर अनफिक्स्ड डिपॉजिट हम लोग इसको बोल देते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब भी अकाउंट को ओपन अप किया जाएगा तो किस तरह से जो है वो अलग अलग बैंक्स के अंदर अकाउंट की ओपनिंग की जाती है। सो अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें, वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में जो है वो अकाउंट ओपनिंग की जाती है। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वहाँ पे पार्शली सेंट्रलाइज्ड वे में जो है वो अकाउंट्स को ओपन अप किया जाता है। अब ये सेंट्रलाइज्ड और पार्शली सेंट्रलाइज्ड क्या है? सेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि आप लोग किसी भी प्राइवेट बैंक में जब जाएंगे अकाउंट को ओपन करने के लिए, तो आपका अकाउंट जो है एक सेंट्रलाइज्ड ब्रांच से जो है वो ओपन अप किया जाएगा। जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या है कि आपका अकाउंट जब ओपन अप किया जाएगा तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसी टाइम दे दिए जाएंगे। जैसे आपकी जो जब भी आप लोग अकाउंट को ओपन अप करेंगे तो आपको अगर पासबुक चाहिए तो आपको उसी टाइम दे दी जाएगी, बट अगर आपको जो है वो डेबिट कार्ड वगैरह चाहिए तो एक सेंट्रलाइज्ड ब्रांच के थ्रू जो है वो फिर मेल के थ्रू आप लोगों के पास पहुंचाया जाएगा। तो इसी को बोल देते हैं पार्शियली सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर ऑल्सो इंटीग्रेटिंग टू कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस की तरफ जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जहां पे वो अपनी सारी ब्रांचेस को जो है वो इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इज
टर्म डिपॉजिट जो होता है उसकी ओपनिंग सिर्फ ब्रांच लेवल के ऊपर ही की जाती है। हम लोगों ने डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट पढ़े, तो जो टर्म डिपॉजिट रहेंगे वो सिर्फ ब्रांच लेवल के ऊपर ही ओपन अप किए जाएंगे। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं केवाईसी गाइडलाइंस के बारे में। देखिए केवाईसी गाइडलाइंस क्या है। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड रूल्स 2005 हम लोगों को केवाईसी गाइडलाइंस देखने के लिए मिलती हैं। अब ये जो केवाईसी की पॉलिसी रहती है, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बैंक इटसेल्फ। अब केवाईसी है क्या है, नो योर कस्टमर। अब देखिए यहाँ पे केवाईसी गाइडलाइंस के अंदर 4 कंपोनेंट्स को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के अंदर हम लोग देखते हैं कि नो एनोनिमस फिक्टिशियस और बेनामी नेम अकाउंट इज बीइंग ओपनड, अगर आप लोग जो है वो केवाईसी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा अकाउंट जो है वो ओपन नहीं किया जाना चाहिए। नो अकाउंट इफ सीडीडी मेजर्स, सीडीडी मेजर्स क्या है, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस नॉट पॉसिबल। अगर कस्टमर की प्रॉपर वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो उस केस में जो है वो अकाउंट ओपन अप नहीं किया जाना चाहिए, या फिर कस्टमर कोऑपरेट नहीं कर रहा है अपनी वेरिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट इज प्रोसीजर टू बी फॉलोड इवन इन द ज्वाइंट अकाउंट। ज्वाइंट अकाउंट ओपन अप किए जाएंगे, वहां पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा आइडेंटिटी शुड नॉट मैच सैंक्शन लिस्ट सर्कुलेटेड बाय आरबीआई। अब आरबीआई के द्वारा कुछ फ्रॉडस्टर्स की जो है वो लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें डिफ़ॉल्ट करने वाले कस्टमर्स जिन्होंने अपने लोन्स या फिर क्रेडिट्स के ऊपर डिफ़ॉल्ट किया होता है या फिर किसी ना किसी तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके नाम इस सेक्शन लिस्ट में जो है वो मेंशन किए जाते हैं। तो इन जो भी नाम इस सेक्शन लिस्ट का पार्ट रहेंगे उनके अकाउंट भी ओपन अप नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट इज मूविंग अहेड, नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए बैंक्स जो है वो अपने कस्टमर्स को कैटेगराइज करते हैं इनटू लो, मीडियम और हाई रिस्क कस्टमर, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके द्वारा जो लोन्स या फिर जो क्रेडिट्स वगैरह दिए गए हैं उनको कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो उसके ऊपर जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिसकी बहुत कम चांसेस है तो उसको लो जो है वो रिस्क कस्टमर माना जाएगा। ऐसा कस्टमर जो कि मीडियम रिस्क लग रहा है, जिसका मॉडरेट चांसेस हैं कि वो डिफ़ॉल्ट करेगा, तो उसको मीडियम कैटेगरी में। इसी तरह से हाई रिस्क कस्टमर्स रहते हैं। अब किन पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो कस्टमर्स को जो है वो डिवाइड किया जा रहा है, कस्टमर्स की आइडेंटिटी, सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस और नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। मतलब कि उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो क्या है, क्या उसके ऊपर कोई किसी तरह का लोन चल रहा है पहले से, उसकी जो ईएमआईज हैं पास्ट में उसने वो टाइमली मैनर में पे की हुई है या फिर नहीं की हुई है, तो इसी चीज़ को जो है वो चेक किया जाएगा। दूसरा, उसका अगर वो कोई एक बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है तो उसकी जो बिजनेस एक्टिविटी है उसका नेचर कैसा है, मतलब क्या उसको जो है वो रेगुलर इनकम जो है वो रिसीव होती है या फिर इरेगुलर फॉर्म के अंदर जो है वो इनकम रिसीव होती है। तो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे जो है वो कस्टमर्स को जो है वो लो, मीडियम और हाई रिस्क में डिवाइड किया जाएगा। तो इस बेसिस पे फिर जो है वो बैंक्स उनकी जो है वो रिस्क मैनेजमेंट कर पाएंगे। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर के बारे में। देखिए ये जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन डिसीजंस हैं, ठीक है, इनको आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है। मतलब बैंक्स जो है वो किसी थर्ड पार्टी को जो है वो कस्टमर को आइडेंटिफाई करने का जो दायित्व है वो नहीं दे सकते हैं। मतलब बैंक्स को अपने आप ही इस कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर को जो है वो प्रोसेस करना होता है। इसके अलावा नो एडिशनल ओवीडी इज़ रिक्वायर्ड। ओवीडी क्या है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। ये इनके अलावा कोई भी एडिशनल ओवीडी रिक्वायर्ड नहीं होगा। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड विच इज़ बीइंग इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जॉब कार्ड इशूड बाय नरेगा, आधार कार्ड इशूड बाय यूआईडीएआई एंड लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। सो दीज विल बी द पार्ट ऑफ ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द केवाईसी गाइडलाइंस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर इसी में कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में ही देखिए, एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अमेंडमेंट 2017 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स बना दिया गया है आधार कार्ड और परमानेंट अकाउंट नंबर दैट इज़ पैन कार्ड को। और अगर परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है तो एक डिक्लेरेशन देनी होगी फॉर्म 60 के अंदर। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन हम लोगों को देखने को मिलती है अंडर रूल 114 क्लॉज बी ऑफ इनकम टैक्स रूल्स, कि अगर टाइम डिपॉजिट जो है वो 50,000 से कम का है और BSBD अकाउंट है, BSBD इज बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, तो उस केस में जो है वो परमानेंट अकाउंट नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर कैश का डिपॉजिट 50,000 से ज़्यादा करवाना है तो उस केस में फिर पैन कार्ड विल बी रिक्वायर्ड इन दैट केस। सो दिस इज कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। मूविंग अहेड,
नेक्स्ट हम लोग इसी में बात कर लेते हैं वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। अब देखिए वीसिप भी हम लोग इसको बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि फेशियल रिकॉग्निशन अल्टरनेटिव मेथड फॉर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, मतलब फेशियल रिकॉग्निशन को भी एक अल्टरनेटिव मेथड की तरह माना जाएगा जब भी हम लोग कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस की बात करेंगे। यहाँ पे ड्यू डिलीजेंस विल बी डन बाय द बैंक ऑफिशियल। अब सिक्योर लाइव एंड इन्फॉर्म कंसेंट बेस्ड ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन विल बी डन। ऑडियो ट्रेल इज नेसेसरी इन वीसिप इटसेल्फ। इसके अलावा ये जो वीसिप है इट विल बी ट्रीटेड एट पार विद फेस टू फेस CIP एज पर द मास्टर डायरेक्शंस इशूड बाय RBI, मतलब जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है उसी के बिल्कुल एट पार माना जाएगा इस वीसिप को भी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। दिस इज द फाइनल कंपोनेंट ऑफ दिस KYC गाइडलाइंस। अब देखिए जो भी ट्रांजैक्शंस की जा रही हैं कस्टमर्स के द्वारा, क्या वो ट्रांजैक्शंस जो है उन ट्रांजैक्शंस के थ्रू कोई हवाले का पैसा तो नहीं आ रहा है, किसी तरह की कोई मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो उन ट्रांजैक्शंस के थ्रू कोई हेल्प तो नहीं की जा रही है, इसको भी मॉनिटर किया जाएगा अंडर द KYC गाइडलाइंस। सो मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री के बारे में, जो कि एपेक्स बॉडी है, जो कि इस KYC के लिए जो है वो एक मॉनिटरिंग बॉडी की तरह भी काम करती है। इसको हम लोग सरसई बोल देते हैं, दैट इज सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। अब जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं दे हैव टू अपलोड KYC डेटा रिलेटिंग टू ऑल द अकाउंट्स ओपनड आफ्टर 1 January 2017। अब यहाँ पे पीरियोडिकली जो है वो इस KYC को अपडेट करवाना पड़ेगा। अब जो हाई रिस्क कस्टमर्स हैं उनको 2 साल में एक बार, जो मीडियम रिस्क कस्टमर्स हैं उनको 8 साल में एक बार, और जो लो रिस्क कस्टमर्स हैं उनको 10 साल में एक बार जो है वो KYC जो है वो अपडेट करवाना पड़ेगा। मतलब नो योर कस्टमर की गाइडलाइंस में उन्होंने जो डेटा दिया है उसको अपडेट करवाना पड़ेगा। अब KYC फॉर्म के अंदर क्या कुछ डिटेल्स रहती हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सो देखिए, नेम और एड्रेस ऑफ द कस्टमर, इसके अलावा उनकी स्पाउस, फादर और सन या फिर डॉटर की डिटेल्स, किस तरह का अकाउंट ओपन अप कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट या फिर लोन ले रहे हैं। इसके अलावा उनकी एज, ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनके सभी डिटेल्स रिलेटिंग टू द डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट और लोन विद अदर ब्रांचेज और बैंक्स, पर्पज ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, एनुअल इनकम कितनी है, डिटेल ऑफ पासपोर्ट अगर है तो, इसके अलावा एनी अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। सो ये सभी इन्फॉर्मेशन जो हैं वो KYC फॉर्म के थ्रू जो है वो कलेक्ट की जाती हैं फ्रॉम द कस्टमर इटसेल्फ। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।